हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो ईसीजी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली जो एम्स लेवल के एग्ज़ाम हुए, जैसे कि एम्स ऋषिकेश, दिल्ली एम्स, जोधपुर एम्स, रायपुर, जितने भी एम्स हैं, अब तो नॉर्सेट क्योंकि कॉमन एग्ज़ाम कर दिया है। तो जैसा हमने पहले देखा है कि 2019 में, 2020 में, चाहे वो कंबाइंड एम्स रहा हो या फिर वो एम्स दिल्ली का एग्ज़ाम रहा हो, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आप हॉस्पिटल में जिन चीज़ों से डील करते हो, उन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा सवाल आए थे। और ये ट्रेंड 2017 से चल रहा है और आगे यही ट्रेंड कंटिन्यू होना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्लिनिकल वर्क करना है, तो आपसे क्वेश्चन भी उस पर ज़्यादा पूछे जाएंगे। चलिए, इस विषय पर तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ईसीजी में जो एक टॉपिक है हार्ट ब्लॉक, उसके बारे में कुछ बहुत ही शानदार सी एक ट्रिक या एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप बिना घबराए, बिना डरे ईसीजी में डायग्नोस कर सकते हो कि ये हार्ट ब्लॉक ईसीजी है या नहीं है। अगर हार्ट ब्लॉक है तो कौन सा वाला हार्ट ब्लॉक है, यानी कि हार्ट ब्लॉक का टाइप कौन सा है। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कितने तरह के हार्ट ब्लॉक होते हैं और कैसे आप उनको पहचान करके उनका सही आंसर दे सकते हो। तो अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो ये रहा ब्लॉक का आपका ईसीजी, जिसमें अपन देख करके समझेंगे कि ईसीजी को डायग्नोस कैसे करना है। और सही डायग्नोसिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक होते हैं। आई थिंक आपको मेरी फोटो दिख रही होगी छोटी सी, और स्क्रीन पर आपके ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि ईसीजी आपको दिखेंगे अलग अलग। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताता हूँ कि हार्ट ब्लॉक बस 3 तरह के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, कितने टाइप के हैं। यानी कि हार्ट ब्लॉक जो होते हैं ना, इनको हमने डिवाइड किया है बच्चों 3 टाइप में, इनकी डिग्री के आधार पर। तो पहले को हमने बोला था फर्स्ट डिग्री, दूसरा जो होता है वो होता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और एक इसका टाइप होता है बच्चों थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इस थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम CHB यानी कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो CHB यानी कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कौन से वाले हार्ट ब्लॉक को बोला जाएगा, अगर ये सवाल आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को ही कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोला जाता है। अब देखो, पहचानोगे कैसे कि ईसीजी में जो दिया है आपको ईसीजी, उसमें डायग्नोसिस देख करके कैसे बताएंगे कि कौन सा वाला है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात पहले बता देता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ईसीजी हार्ट ब्लॉक की है भी या नहीं, पहले ये डिसाइड करना है अपने को, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा वाला है। तो हार्ट ब्लॉक की ईसीजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो क्या देखनी बच्चों, आपको ये पहचानना है कि ये जो ईसीजी है उसके अंदर PR इंटरवल बढ़ा हुआ है या नहीं है। क्योंकि हार्ट ब्लॉक की ईसीजी में PR इंटरवल हमेशा इंक्रीज्ड मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, ये गारंटीड है। अगर ईसीजी में PR इंटरवल बढ़ा हुआ नहीं है तो हार्ट ब्लॉक या AV ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, वो अनलाइकली है, वो रूल आउट हो जाएगा, वो डायग्नोसिस नहीं बनेगा। तो सबसे पहला आपने देखा कि सब PR इंटरवल बढ़ा हुआ है, तो वो ईसीजी हार्ट ब्लॉक की हो सकती है, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, PR इंटरवल बढ़ा हुआ है वो कैसे देखते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर अपन आगे जाएंगे। देखो, PR इंटरवल को हमें कैलकुलेट करना होता है। मैं थोड़ा कलर इसका और डार्क ब्लू लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। देखो, PR इंटरवल को मेजर कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता है तब तक आप ब्लॉक की ईसीजी को पहचान ही नहीं सकते। तो आपको मालूम होगा बच्चों, ये वाली जो वेव है वो P है, ये Q, ये R और ये S वेव है, इसको हम T वेव बोलते हैं। तो अपने को देखना जो है, ड्यूरेशन जो देखना है वो P वेव की बिगिनिंग से और QRS की बिगिनिंग तक का जो ड्यूरेशन है, इसको हमने बोला है PR इंटरवल।
राइट। यहाँ तक तो आपको पहले पता है, पढ़ा चुके हैं, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। तो अब हमें इस पी आर इंटरवल को मेजर कैसे करना है, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम करूं, अगर बाई चांस मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं और ये आपका ब्लर भी नहीं हो, देखिए। अच्छा ये एक मिनट, इसको मैं वापस से प्लेस कर देता हूँ। ये पेज आपका, ये लिखा हुआ यहाँ रहेगा। मैं वापस एक बात देखो, अब थोड़ा सा मैंने बड़ा किया ताकि आप और क्लियरली इसको समझ पाओ। देखो, ये जो शुरुआत थी वो पी वेव की थी, और ये था वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग थी। इसके बीच का जो इंटरवल है या ड्यूरेशन है, उसको हमें मेजर करना है। मेजर करने का या नापने का तरीका क्या है, ये देखो, ये जो स्क्वायर है, जस्ट ए मोमेंट, हाँ, ये जो स्क्वायर बने हुए ना, देखो, ये एक बड़ा स्क्वायर है, मैं पूरे पे मार्क कर रहा हूँ आपके, ये एक बड़ा स्क्वायर है, और इसके अंदर 5 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, है ना, ऐसे, ये 1 2 3 4 5, इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। तो अपने को करना क्या है बच्चों, पी वेव जहां से शुरू होती है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जहां पर शुरू हो रहा है, उनके बीच के स्मॉल स्क्वायर को काउंट करना है। तो देखो, इसमें अगर गिनूं मैं, अगर ये 1, ये 2, ये 3, ये क्योंकि छोटा, इतना छोटा पेन लिख नहीं रहा है, 4 5 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 होते, एक इसके आगे निकल गया 6, और ये 7 और 8। इसका मतलब इसमें जो आपका क्यू पी आर इंटरवल आ रहा है वो कितना आ रहा है, लगभग 8 स्मॉल स्क्वायर के बराबर, राइट। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि नॉर्मल पी आर इंटरवल की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कितनी होती है, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर। एक सेकंड, ये पेन भी थोड़ा कभी कभी अपनी मर्जी से चलने लग जाए, आई थिंक इट्स, एक मिनट, ओके, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। ये रहा, ये रहा। तो अपने को स्मॉल स्क्वायर काउंट करने हैं, 3 to 5 अगर आते हैं तो इट इज नॉर्मल, ठीक है। अगर स्मॉल स्क्वायर की संख्या 5 से ज्यादा है, तब हम उसको बोलेंगे पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है। तो 5 से ज्यादा मतलब अगर 6 है तो बढ़ा हुआ है, 7 है तो बढ़ा हुआ है, 8 है तो भी बढ़ा हुआ है, अगर 4 है तो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है पी आर इंटरवल, तो हम उसको कभी भी ब्लॉक ईसीजी या हार्ट ब्लॉक की ईसीजी बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये जो पी आर इंटरवल है ना, ये देखो पी वेव की बिगनिंग, ये क्यू आर एस की बिगनिंग। तो अगर यहाँ पे इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ 4 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं। अगर 4 स्मॉल स्क्वायर आते हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल है। 3 से 5 के बीच में 4 आ रहे हैं तो नॉर्मल है, 5 भी होते तो भी नॉर्मल होता। सेम यहाँ से अगर आप यहाँ तक गिनोगे तो वही 4 स्मॉल स्क्वायर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 4 स्मॉल स्क्वायर ही है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है। यानी कि पूरे ईसीजी में जितनी भी अपने को लीड में दिख रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस, उनमें पी आर इंटरवल 4 स्मॉल स्क्वायर है, जो कि नॉर्मल है। अगर इसको मैं सेकंड में बोलूं तो आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि कभी कभी इस पर सीधे सीधे पूछ लेते हैं, तो 0.12 से लेकर के 0.20 सेकंड जो होता है वो नॉर्मल पी आर इंटरवल होता है। अब देखो, ये तो अपन समझ चुके हैं कि पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है, तो अपने को कैसे पता चलेगा, सीधी सी बात है, इनके बीच की डिस्टेंस को काउंट करेंगे, ये अगर 5 से ज़्यादा आती है तो पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ। अब देखो, इस ईसीजी में मैं देखूं कि 5 से ज़्यादा आ रहा है, अपन ने गिना था 8 के आसपास था, यहाँ पर भी अगर आप इससे यहाँ से यहाँ तक का गिनोगे इंटरवल, तो ये लगभग 8 स्मॉल स्क्वायर है। यहाँ से यहाँ तक भी 8 है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। आपको अगर एग्जाम में ये ईसीजी देगा ना, तो थोड़ी बड़ी और जूम करके देगा, है ना, तो उसमें आपको बहुत आसानी से ये स्क्वायर गिनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली अभी अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर पी आर इंटरवल जो है इंक्रीज्ड है,
इंक्रीज्ड भी कितना है 8 स्मॉल स्क्वायर है। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका होता है, 0.04 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा 0.32 सेकेंड। हमने नॉर्मल कितना बताया था, 0.12 से 0.2 या 0.20 उसको कह सकते हो, उतने सेकंड अगर आपका पी आर इंटरवल है तो नॉर्मल है, अगर उससे बढ़ा हुआ आता है तो पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है। इसका मतलब पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है। एक चीज आपको और ध्यान देनी है बच्चों, क्या कि ये तो पता चल गया पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ मगर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि जितने भी अपने को ये कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं ना ईसीजी के अंदर, उन सब में पी आर इंटरवल इक्वली है। बढ़ा हुआ तो है, क्यों बढ़ा हुआ, क्योंकि 8 स्मॉल स्क्वायर है, लेकिन सब में 8 स्मॉल स्क्वायर है। इसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल इंक्रीज एंड कांस्टेंट, मतलब बदल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि इस वाले में तो पी आर इंटरवल कुछ और था, इधर वाले कॉम्प्लेक्स में कुछ और आ गया, नेक्स्ट वाले में कुछ और आ गया, अगले में कुछ और आ गया, ऐसा नहीं है। सारे कॉम्प्लेक्सेस में पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, बढ़ा हुआ लेकिन कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक है उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन हो गई कि इंक्रीज्ड एंड कांस्टेंट पी आर इंटरवल। आई बात समझ में। तो पहला जो टाइप है आपका फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक को अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आपको कैसे पहचानना है, आपको देखना है कि पी आर इंटरवल नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ है। अगर नॉर्मल है तो ब्लॉक की ईसीजी नहीं है, कुछ और डायग्नोसिस के बारे में सोचना है। अगर पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है तो आपको सोचना है कि ये ब्लॉक है, हार्ट ब्लॉक की ईसीजी है। हो सकता है आपका क्वेश्चन इतने में ही हल हो जाए। अगर मान लो उसने क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द बिलो गिवन ईसीजी, आपको नीचे उसने एक ईसीजी दे दी और पूछा कि इसका सही डायग्नोसिस क्या है। अब मान लो 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हार्ट ब्लॉक दिया हुआ, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो सेकंड डिग्री हो, बाकी 3 ऑप्शन मान लो टैकीकार्डिया है या एट्रियल फिब्रिलेशन है या कार्डियक अरेस्ट या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कोई भी 4 ऑप्शन अगर ऐसे दे दिए जिसमें हार्ट ब्लॉक का नाम ही नहीं आ रहा है तो आपका आंसर हो चुका। अगर कभी टफ थोड़ा सा क्वेश्चन बनाए जो कि आजकल आने लग गए नॉर्सेट में, तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि अगर हार्ट ब्लॉक है तो कौन सा है। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर वो दे देगी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या सेकंड के भी टाइप 1 टाइप 2 है अलग अलग, वो दे दे, या फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक दे दे, तब आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहचानते। तो एक का पहचान तो आपको हो गई, कौन से वाले की, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की क्या पहचान हुई है कि उसमें पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा और कांस्टेंट मिलेगा। एक जो मजेदार बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, ये रहा, जितने पी हैं, जितने पी वेव हैं उतने ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हैं। ये आपको देखना है। मैं वापस दिखा रहा हूँ, देखो आराम से, इसमें जल्दी नहीं करनी क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। आप लोगों ने नर्सिंग के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है तो बड़ी मुश्किल आती है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा आराम आराम से समझते चलो। देखो ये एक पी वेव और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये पी वेव, ये क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब पी वेव तो हो लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना हो। इसको हम बोलते हैं बच्चों कि पी और क्यू आर एस का जो अनुपात है 1:1 है, और अगर इसमें क्यू आर एस एब्सेंट होता तो उसको हम बोलते हैं मिसिंग बीट। अगले वाले ब्लॉक में मैं आपको दिखाऊंगा मिसिंग बीट क्या होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि पहला तो हो गया इंक्रीज्ड पी आर इंटरवल एंड कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा मैंने जो लिखा है ना जितने पी वे उतने, इसको मैं लिख सकता हूं नो मिसिंग बीट। मतलब क्या हुआ इसका, सीधी सी बात है, मिसिंग बीट कब बोलेंगे, जब पी वेव तो हो लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना हो।
वैसे मैंने जो रेगुलर बच्चे हैं ऐप पर जो क्लासेस ले रहे हैं उनको डिटेल में भी समझाया हुआ है। आपने अगर ऐप पर नहीं भी लिए तो आप ये समझ लो कि मिसिंग बीट का मतलब है पी वेव तो है लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो मिसिंग बीट है। वो डिटेल में अपन उसमें समझ सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक पर कभी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका नहीं है कि आप फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को पहचान पाओ। क्या देखना है? सबसे पहले पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ होगा, मोस्टली ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट जो है वो 60 से कम रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हार्ट रेट 60 से कम ही हो। लेकिन पी आर इंटरवल 100% बढ़ा हुआ होगा और कांस्टेंट होगा और उसमें मिसिंग बीट नहीं होगी, तो डायग्नोसिस बन जाएगा आपका फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। आगे बात समझ में? अब जरा सेकंड डिग्री पे आ जाते हैं। सेकंड डिग्री पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों कि सेकंड डिग्री को दो में डिवाइड किया है, टाइप 1 और टाइप 2। नीचे आराम से खुले में चलते हैं, पेज को बड़ा वापस से छोटा करके। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो टाइप 2 है या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है ना, देखो डिग्री सेकंड है और टाइप 2 है, इसके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप ध्यान नहीं दोगे इस बात पर। तो क्या ध्यान देना, देखो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसके दो टाइप है ना। पहला जो है बच्चों उसको बोलते हैं टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है ना। और इसका जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वेंकी बैक फिनोमेना, या कभी कभी इसको वेंकी बैक सिंड्रोम भी बोलते थे। वेंकी बैक फिनोमेना या वेंकी बैक सिंड्रोम किसका नाम है? सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के टाइप 1 ब्लॉक का नाम है वेंकी बैक फिनोमेना, वेंकी बैक सिंड्रोम। या वेंकी बैक नाम अगर कहीं पर भी आ जाए तो आप समझ जाना कि वो टाइप 1 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों टाइप 2 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्योंकि हार्ट ब्लॉक तो सेकंड डिग्री है लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 2 का कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन टाइप 1 का स्पेशल नाम है। जो नाम थोड़े से अलग दिए हुए होते हैं, किसी नाम पर आधारित होते हैं, उन पर सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल नर्सिंग के एग्जाम में ऑलरेडी वैसे पूछा जा चुका है। तो अब देखो टाइप 1 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या वेंकी बैक को पहचानोगे कैसे? भाई हमने पता कर लिया कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, ईसीजी दे रखी है, तो उसको कैसे पहचानोगे? तो पहचान की जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि पी आर इंटरवल जो है ना, वो बताओ नॉर्मल होगा या बढ़ा हुआ होगा बच्चों? पी आर इंटरवल इंक्रीज होगा, लेकिन कैसा होगा? इंक्रीजिंग पैटर्न, इंक्रीजिंग पैटर्न। अब ये क्या है सर? पहले तो आपने बोला इंक्रीज होगा, अब इंक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग पैटर्न का मतलब सिंपल सी बात है, देखो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमने क्या देखा था कि पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ लेकिन कांस्टेंट था। इसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में है, तो बताओ ये कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल? ये हो गया वेरिएबल। देखो वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स में पी आर इंटरवल सपोज 6 स्मॉल स्क्वायर है, अगले में हो सकता है वो 8 स्मॉल स्क्वायर हो जाए या 7 स्मॉल स्क्वायर हो जाए, उसके अगले कॉम्प्लेक्स में हो सकता है 9 या 10 या 8 से ज़्यादा पी आर इंटरवल स्मॉल स्क्वायर में हो जाए। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, फिर आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए वाइड कर देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाए। देखो अभी इधर ही ध्यान दो जहां मेरा कर्सर है। देखो ये आपकी पी वेव की बिगनिंग है और ये आपका क्यू आर एस का बिगनिंग है, इतना। ये एक वेव हो गई। दूसरी वेव में आपने क्या देखा
ये पी वेव की बिगनिंग है, ये क्यू आर एस का। तीसरी में आपने देखा ये पी वेव की बिगनिंग है, ये क्यू आर एस का, क्योंकि यही तो पी आर इंटरवल होता है। अब मुझे आप इसमें देख करके बताओ, क्या जितना पी आर इंटरवल इसमें अभी है उतना का उतना ही इसमें और इतना का इतना ही इसमें है, या फिर ये बढ़ते हुए क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में है। देखो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा ठीक ठाक सा दिख रहा होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा जूम करने पर हल्का सा ब्लर हो रहा है। तो अगर आप इसको गिनोगे ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 के आसपास है, 6 स्मॉल स्क्वायर के आसपास है। ये ज़्यादा इसमें बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन 6 स्मॉल स्क्वायर के बराबर ही लग रहा है इसमें। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 के आसपास लग रहा है, 8 या 9 के बीच में, 9 या 8 स्मॉल स्क्वायर के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्या हम कांस्टेंट पी आर इंटरवल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल ग्रेजुअली बढ़ता हुआ जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, देखो ये पी वेव हो गई इस वाले कॉम्प्लेक्स की, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी वेव हो गई, ये अगली पी वेव हो गई। इसके बाद में कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि इसके बाद में 2 बीट अगर हो जाती ना, दूसरी बीट अगर होती, यहाँ पर आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। फिर ये टी वेव हो गई है और ये अगली पी वेव हो गई। देखो अब पी आर इंटरवल नॉर्मल हो गया, फिर आगे ऐसे ही पी आर इंटरवल बढ़ता हुआ जाएगा और फिर बढ़ते बढ़ते एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा बच्चों। और इस गायब हुए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं मिसिंग बीट। आगे बात समझ में? इसको हम बोलते हैं मिसिंग बीट। तो मिसिंग बीट क्या है? मिसिंग बीट हम बोलते हैं जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं है जबकि पी वेव प्रेजेंट है। देखो जैसे मैंने अभी आपको ये बताई थी, यहाँ पर पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये वाली पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। भले ही इंटरवल बढ़ रहा है, पी आर इंटरवल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पी के बाद में कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब पी के बाद में कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना हो उसको हम बोलते हैं मिसिंग बीट। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको पहचानना है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को, तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपको मालूम होगा कि सब इसमें 2 तरह के होते हैं सेकंड डिग्री में, एक तो टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 को कैसे पहचानना है? पी आर इंटरवल बढ़ता हुआ जाएगा और बढ़ते बढ़ते उसमें मिसिंग बीट आ जाएगी, यानी कि इंक्रीजिंग पी आर इंटरवल। और जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, वो क्या लिखेंगे बच्चों कि मिसिंग बीट प्रेजेंट। बहुत ध्यान से समझते चलना, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक थोड़े से कमज़ोर हैं आपके, क्योंकि नर्सिंग के दौरान नहीं पढ़ाए गए हैं, या फिर हॉस्पिटल में भी या तो काम नहीं किया ज़्यादातर बच्चों ने, या अगर किया है तो खाली काम टेक्निकल काम किया, बस ईसीजी निकाली है, कभी उसको देखा नहीं है। लेकिन अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें आपको ये ज़रूरी है कि ईसीजी के बारे में कुछ कुछ डायग्नोसिस हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं, बस उतना ही अगर आपको आ गया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको 2 बता दी। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या था? पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ था, कांस्टेंट था, कोई मिसिंग बीट नहीं थी, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी आर इंटरवल बढ़ रहा है, फिर एक बार ऐसा हो रहा है कि पी वेव तो है लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको हमने बोला था मिसिंग बीट। तो टाइप 1 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की क्या पहचान है? इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ा हुआ और वेरिएबल पी आर इंटरवल फॉलोड बाई मिसिंग बीट, यानी कि मिसिंग बीट उसमें प्रेजेंट होगी, इसका मतलब है पी वेव होगी लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। चलिए अब मैं अगर आपको टाइप 2 हार्ट ब्लॉक ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, टाइप 2 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक बताऊं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें क्या होगा? इंक्रीज्ड एंड कांस्टेंट पी आर इंटरवल। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की, इंक्रीज्ड बट कांस्टेंट पी आर इंटरवल। अब आप याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले ही ये बात आपको फिर पहले भी बोली थी कि इंक्रीज और कांस्टेंट पी आर इंटरवल कौन से वाले हार्ट ब्लॉक में भी हो रहा था? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में।
थोड़ी देर पहले जाओगे ना वीडियो को शुरू में जाओगे तो आपको पता चलेगा सर ये तो आपने तब भी बोला था कि इंक्रीज्ड भी होगा कांस्टेंट भी होगा, तो हम फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक बोलेंगे। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 2 ऑफ सेकेंड डिग्री हेड ब्लॉक है या फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक है? तो वो आपको पता चलेगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है मिसिंग बीट प्रेजेंट। ज्यादा रंगीन हो गया और मजा भी नहीं आया। तो मिसिंग बीट प्रेजेंट, इनकी थोड़ी सी मोटाई कम कर लेते हैं। मिसिंग बीट अगर प्रेजेंट है बच्चों, मिसिंग बीट अगर प्रेजेंट है तो टाइप 2 ऑफ सेकेंड डिग्री हेड ब्लॉक होगा, जिसमें इंक्रीज्ड एंड कांस्टेंट पीआर इंटरवल, यानी कि ये दोनों में मिलता है आपको, फर्स्ट डिग्री और टाइप 2 ऑफ सेकेंड डिग्री। लेकिन क्या फर्क है दोनों में? फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक में कोई मिसिंग बीट नहीं है, जितने पी वेव थे उतने ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थे, इसीलिए काउंट करवाए थे आपको। लेकिन अब जो मैं एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं उसमें आपको मिसिंग बीट मिलेगी। कैसे दिखती है, कैसे पहचानोगे, अभी देख लेते हैं। इसको अपन थोड़ा बड़ा करेंगे अब हर बार की तरह, और बड़ा करके अपन देखेंगे कि कैसे है। ये लो और बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आया। तो इसको अपन ने जो सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक है इसको मोबिड्स ने क्लासिफाई किया था, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट टाइप 1 है उसको मोबिड्स टाइप, जो साइंटिस्ट खोज करता है उसके मान सम्मान में उसका नाम रख देते हैं। तो ये आपका मोबिड्स टाइप 1 है, जिसको हमने वेंकी बैक, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। वेंकी बैक फिनोमिना कौन से में दिखता है? तो मोबिड्स टाइप 1। मोबिड्स ने कौन से वाले हार्ट ब्लॉक को क्लासिफाई किया? 2 में। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को 2 में डिवाइड किया था, टाइप 1, या जिसको मोबिड्स टाइप 1 बोल देते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का, उसका नाम है वेंकी बैक फिनोमिना। और टाइप 2 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को सिंपली मोबिड्स टाइप 2 ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान मैंने क्या बताई थी आपको कि इसमें पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा लेकिन कांस्टेंट, मतलब बराबर मिलेगा। और फर्स्ट डिग्री में भी यही हो रहा था। फर्स्ट डिग्री में क्या नहीं था? मिसिंग बीट नहीं थी। और सेकंड डिग्री या मोबिड्स टाइप 2 में क्या मिलेगा आपको? मिसिंग बीट मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो ये ईसीजी है, थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा है पहले से भी। तो ये देखो यहाँ से आपका पी वेव शुरू हो रही है, थोड़ा सही कलर लेता हूँ। ये पी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगनिंग, तो साफ दिख रहा है। देखो 5 तो यहाँ से यहीं तक हो गए। ये जो लार्ज स्क्वायर होते हैं उसके अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर है, उससे पहले से शुरू हो रही है, और क्यूआरएस उसके बाद में शुरू हो रही है। तो ये कम से कम नहीं तो 6 स्मॉल स्क्वायर है। तो एबनॉर्मल है, बढ़ा हुआ पीआर इंटरवल है। अब देखो ये पी वेव थी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था, ये टी वेव थी, ये पी वेव है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे क्यूआरएस दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं दिख रहा। पी वेव हो लेकिन क्यूआरएस गायब हो तो क्या बोलेंगे? मिसिंग बीट बोलेंगे। ये देखो वापस से पी वेव, ये पीआर इंटरवल वही 6 स्मॉल स्क्वायर है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वही 6 स्मॉल स्क्वायर, फिर पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये जो आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है यही तो कहलाती है मिसिंग बीट। तो यही तो आपकी कहला रही है मिसिंग बीट। क्यों मिसिंग बीट बोल रहे हैं? क्योंकि बीट बनती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिसिंग है, इसका मतलब बीट भी मिसिंग है। पी वेव है लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब मिसिंग बीट है। तो देखो ये रही पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बढ़ा हुआ क्यूआर पीआर इंटरवल लेकिन कांस्टेंट। यहाँ भी 6 स्मॉल स्क्वायर है, यहाँ भी 6 स्मॉल स्क्वायर है, यहाँ पर भी 6 स्मॉल स्क्वायर है। आगे बात समझ में? तो पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मगर कांस्टेंट है, और मिसिंग बीट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 ऑफ सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक, जिसको हम मोबिड्स टाइप 2 भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। उसको पहचानना भी अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। बात क्लियर है? तो कितने पढ़ लिए? 3 तरह के पढ़ लिए अब तक। थर्ड डिग्री पर नहीं पहुंचे लेकिन 3 तरह के पढ़ लिए। कौन कौन से? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक,
पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ, कांस्टेंट, नो मिसिंग बीट, ठीक है। पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा, उतना ही रहेगा जितना है सब में, और कोई मिसिंग बीट उसमें नहीं होगी, तो हम बता सकते हैं कि ये ईसीजी है वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे? जब पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ हो, इंक्रीजिंग पी आर इंटरवल है फॉलोड बाई मिसिंग बीट अगर है, तो फर्स्ट टाइप 1 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो ब्लॉक है ईसीजी उसका है, जिसको हमने मोबिट्स टाइप 1 और वेंकी बैक फिनोमिना नाम दिया था। तो वेंकी बैक को कैसे पहचाना? पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ, बढ़ता हुआ, हर बार बढ़ता जा रहा है, फॉलोड बाई मिसिंग बीट, मिसिंग बीट प्रेजेंट। ये कौन सा हो गया? टाइप 1 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या मोबिट्स टाइप 1, जिसको हमने वेंकी बैक फिनोमिना नाम दिया हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए धीरे धीरे चल रहे अपन। आपको अगर जल्दी बताएंगे तो भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन चीज़ें थोड़ी समझ में तो आए, क्योंकि जितने बच्चों से बात करता हूँ ना, अगर वो फ्रेशर है या कहीं कोचिंग नहीं करी है, जस्ट पास आउट है इवन, और जो अभी कॉलेज में है उनको तो छोड़ दो, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं लेकिन अभी कोचिंग नहीं की है या कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, उनको पता ही नहीं है कि साहब चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो चुका है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर कितने सवाल आ रहे हैं, और ABG, ECG, वेंटिलेटर, बाइपेप, जितनी भी मशीनरी आप काम में लेते हो, कैनुला हो, राइल्स ट्यूब हो, फॉलीज कैथेटर हो, एंडोट्रिकल ट्यूब हो, लैरिंगोस्कोप हो, हर चीज़ पर सवाल पूछ रहे हैं। तो आप ऐसे हर चीज़ को छोड़ दोगे कि साहब ये तो हमने नर्सिंग में पढ़ी नहीं है, तो बच्चों आप इसको मान लो कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप जब उस लेवल की तैयारी अगर नहीं करोगे, आप ये मानकर ये तो कभी नहीं पूछते और ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो भैया ऐसा फिर आप या तो CHO पर अगर तसल्ली कर सकते हो या प्राइवेट नौकरी में आप खुश हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब मिले, जैसे कि RPSC, UPPSC हो गई, या फिर नर्सिंग ऑफिसर वाले जितने भी, ये चाहे वो एम्स में हो, PGI में, BHU में, कहीं पर भी हो, उसके लिए आपको इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब टर्शरी सेंटर है, वहाँ पर हर पेशेंट की इमरजेंसी में ECG होती है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ECG के बारे में बेसिक जानकारी हो। चलो वापस आ जाते हैं, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। तो मैं अब आपको जो बता चुका हूँ वो कौन कौन से, टाइप 1 बता दिया था बच्चों, टाइप 2 के सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक दोनों बता दिए। इवन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और सेकंड डिग्री के जो 2 टाइप थे, सेकंड डिग्री में टाइप 1 टाइप 2 दोनों के बारे में डिटेल बात कर लिए। अब हम आ जाते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है बच्चों। तो सीधी सी बात है, देखो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होता है ना, उसको पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर आपको लग रहा है ECG हार्ट ब्लॉक की है, PR इंटरवल कभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, वेरिएबल है, मिसिंग बीट आ रही है मल्टीपल, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है आपके ऑलरेडी एग्जाम में। क्या आया था कि जब एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नॉट कोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर आपका एट्रिया और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट अगर हो जाए, एट्रिया अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हमने थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में रखा है। उसका डायग्नोसिस थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ECG में आप कैसे पहचानोगे, ये अपन बात करते हैं। भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि बताओ इनमें से कौन सा डायग्नोसिस है, कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें एट्रिया वेंट्रिकुलर इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका, ठीक है। लेकिन अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ECG दे करके आपसे कभी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक पूछ ले तो कैसे पहचानोगे, इसका मैं तरीका बता देता हूँ। देखो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हम किससे देखते थे, P वेव से। या P वेव क्या इंडिकेट करती है ECG में, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और QRS क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इवेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो मैंने आपको बोला एट्रिया और वेंट्रिकल इंडिपेंडेंट है या कोरिलेटेड नहीं कर रहे हैं, तो इसको अपन ECG में कैसे बोलेंगे कि P वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स में कोई
कोरिलेशन नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये पी वेव भी तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन थी और क्यू आर एस ही तो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। तो पी वेव इंडिपेंडेंट आएगी, क्यू आर एस अपनी मर्जी से आएगा, कभी पी आ रही है कभी थोड़ी देर में पी आ गई है, क्यू आर एस बहुत देर में आ रहा है, तो वो कोई कोरिलेशन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, पहले पी वेव आती है फिर क्यू आर एस आता है, फिर पी वेव आती है फिर क्यू आर एस आता है। यहाँ पर कभी भी पी वेव आ सकती है, कभी भी क्यू आर एस आ सकता है। पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया बच्चों, कि देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और यूजुअली जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ना, उसमें एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया होता है, मतलब आपको ईसीजी में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बहुत कम दिखेंगे। जैसे ये एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और ये यूजुअली वाइड मिलता है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड है बच्चों। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पर एक पी वेव आ गई देखो, अब ये फिर से एक पी वेव आ गई, ये भी पी वेव है ये भी पी वेव है, लेकिन यहाँ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, यहाँ पर कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं था। फिर से ये पी वेव आ गई, ये पी वेव आ गई, कभी कभी टी वेव के अंदर पी वेव मर्ज भी होती है, यहाँ पर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया, बीच में दो पी वेव आ गई हैं, फिर एक क्यू आर एस आया, फिर से पी वेव आ गई, ये पी वेव इतने पास में आ गई, फिर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया। इसका मतलब पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं। जब मर्जी आती है पी वेव आ जाती है, जब मर्जी आती है क्यू आर एस आ जाता है, और उसकी हार्ट रेट भी अगर आप निकालोगे ना इसी चीज की, तो बहुत कम आने वाली बच्चों, 40 से भी कम आएगी। तो क्या क्या पहचान हो गई, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ब्रेडिकार्डिया होता है यूजुअली एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया, मतलब 35, 40, 36, 32 ऐसे हार्ट रेट रहती है उसकी, है ना। और वाइड क्यू आर एस भी मिलता है आपको, ये 100% केसेस में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कॉमनली वाइड क्यू आर एस भी प्रेजेंट होता है। कभी कभी सवाल क्या बनाते हैं बच्चों, वो पूछेंगे कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या CHB या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में कौन सी बात सही है, एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग या इन कंसर्न टू द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एक्सेप्ट, ऐसे पूछेंगे। तो उसमें 4 पॉइंट लिखे होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या फाइंडिंग इसमें मिल सकती है। तो पहला पॉइंट अगर वो कह दे कि सब पी वेव और क्यू आर एस में कोई कोरिलेशन नहीं है, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। अगर वो कहते हैं कि यूजुअली देयर इज एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट लिख दे कि इसमें अर्जेंट पेसमेकर की नीड पड़ती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना ब्रेडिकार्डिया है, पी वेव और क्यू आर एस आपस में कनेक्टेड नहीं रहे हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि उस पेशेंट को पेसमेकर जितना जल्दी हो उतना डाल दिया जाए, नहीं तो हार्ट ब्लॉक की वजह से पेशेंट मतलब क्लिनिकली डिटोरिएट हो सकता है। इवन एक्सट्रीम केसेस में अगर टाइमली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट कैन डाई, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। हार्ट ब्लॉक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हार्ट रेट कम होती जा रही है, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए बहुत अच्छा, जिसमें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, उन तीनों को मैं आपको डिफाइन करूँगा। आप ये यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको चैनल को लाइक इसलिए कर दो, सब्सक्राइब इसलिए कर दो, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी और इस चैनल पर आपको केवल और केवल नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस ही मिलेंगे। कुछ जानकारियां हो सकती हैं एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की तैयारी है आपको कैसे करनी हो, वो चीज़ें मिल सकती हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं या बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो लगातार जुड़े रहें। पिछले साल हमने ऐसा किया था कि जब क्लासेस सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही मैंने वीडियोस डाले थे, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मुझे ये भी था कि अब चलो लॉकडाउन खुल गया है तो अब कोई दूसरी लहर, और अब तो तीसरी लहर का भी पता नहीं था, तो उसको हमने डिसकंटिन्यू किया। बट नाउ वी आर प्लानिंग, चाहे ऑफलाइन क्लासेस चलती रहें या ना चलें, ऑनलाइन वीडियोस आपको डालते रहेंगे। तो आपको कोई भी जानकारी नर्सिंग के एग्जाम से रिलेटेड हो, आप पूछ भी सकते हो कमेंट करके मुझे कि सर इस टॉपिक पर कुछ वीडियो बना दो। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो आप, जो सक्सेस प्रयोग का ऐप है, आप अगर गूगल प्ले स्टोर पर जा करके सक्सेस प्रयोग ऐप सर्च करोगे तो उसमें आपको कुछ फ्री वीडियोस और मिल जाएंगे, जो सैंपल के तौर पर अच्छे वीडियोस दिए गए हैं जिनमें डिफ़िकल्ट टॉपिक को ही कवर किया गया। क्योंकि मैंने अभी कल भी मैं ऐसे देख रहा था यूट्यूब पर नर्सिंग से रिलेटेड क्या क्या वीडियोस हैं,
तो बच्चों मेरे को बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ ये देख करके कि इतने सिंपल सिंपल टॉपिक्स को लेकर के, इतने सिंपल बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे, कम्युनिटी पढ़ाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टॉपिक लेंगे ना, जैसे मान लो एमएसएन का भी अगर कोई टॉपिक लिया तो ऐसा टॉपिक लेंगे जो आपने थर्ड ईयर में जिसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है या फाइनल ईयर में आपने उन चीज़ों को किया हुआ है। तो बच्चों को ये लगता है कि साहब बढ़िया समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है ना, उसने उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, चाहे वो घर बैठ के पढ़ा हो, चाहे कोचिंग के थ्रू पढ़ा हो, चाहे उसने ऑनलाइन स्टडी की हो, और उन चीज़ों को हर वो बच्चा सही करके आने वाला है जो उस एग्ज़ाम में बैठेगा। तो ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो उनको है, लेकिन उनको पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही आसान है। इट इज़ ईजी टू लर्न, इजी टू टीच, ये दोनों काम आसान है। लेकिन आपका सिलेक्शन तय कौन करेगा? अगर आप नॉर्सेट या नर्सिंग ऑफिसर के किसी एग्जाम की बात कर रहे हो, वो टॉपिक जो पढ़ाना भी डिफिकल्ट है और बच्चों को समझना भी डिफिकल्ट है। तो आप अगर मान लो कोई सर्च भी करते हो ना, तो मेरी ये राय है आपको, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो या कोई भी यूट्यूब चैनल हो, बट सर्च फॉर दोज कंटेंट, उन चीज़ों को ढूंढो जो आपको रियल में डिफिकल्ट लगती हैं और आप उनको समझ नहीं सकते घर बैठ के, अपने आप नहीं समझ सकते, उन चीज़ों को आप ढूंढो उसमें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो आपके सिलेक्शन में मदद करेगी। जो थ्योरी आपकी बुक्स में ऑलरेडी है, जो क्वेश्चन PR यादव, टारगेट हाई या इन एनक्लेक्स में भी जो दिए वो, उन्हीं को अगर आप पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका हो रहा है। वो भी पढ़ना है, लेकिन उनको पढ़ना या समझना और याद करना मुश्किल नहीं है। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डिफ़िकल्ट हैं चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट का ऐसे नहीं फ़ोटो देख लिया, फ़ोटो देख करके कोई इंस्ट्रूमेंट याद नहीं होता। जब तक आप उस इंस्ट्रूमेंट को लाइव नहीं देखोगे, उसके यूजेस क्या हैं, वो कहाँ काम आता है, और उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, नर्सिंग प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी। आप मान लो ट्रेकेस्टोमी का पेशेंट आपके पास में है, तो ट्रेकेस्टोमी केयर से रिलेटेड आपको सब पता होना चाहिए। तो ट्रेकेस्टोमी तो आपको अपने आप पता चल जाएगी ना, भाई ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है, ये ऐसे होती है, यहाँ पर डालते हैं इसको ट्रेकिया में, क्या लैंडमार्क होते हैं, वेंटिलेटर जब अटैच्ड हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो उन चीज़ों पर आप अब मेहनत करना शुरू कर दो। अगर अपने को रिजल्ट चाहिए, तो सीधी बात बता रहा हूँ, बुरा लगे तो लगे, आप ये सोचो कि कम्युनिटी अच्छी पढ़ करके या बायोकेमिस्ट्री के जो बहुत ही वन लाइनर जो हुआ करते थे ना, कि इनमें से कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, वो बंद हो चुके हैं। आप पेपर उठा के देखो ना बच्चों, तो आपको पता चलेगा। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जानना है, तो पिछले 5 साल के एग्ज़ाम्स के पेपर को देखो, उन क्वेश्चंस को देखो, तब आपको आइडिया लगेगा। आप में से जितने भी नए बच्चे हैं ना, जो या तो अभी कॉलेज में हैं या अभी पास आउट हुए हैं, उनको बेचारों को नहीं पता है कि किस लेवल की तैयारी उनको करनी होगी, और इस चीज़ का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं, और बच्चों का इसमें नुकसान होता है कि साहब वो समझते हैं कि यार बढ़िया, मज़ा आ गया, इतना आसान था, इतना ईजी था, सब समझ में आ गया। वो ठीक है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको रियल बेनिफिट, आपका जो सक्सेस जो मिलनी है, आपको जो सिलेक्शन जो मिलना है, वो किन किन चीज़ों से मिलेगा, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ छोटा वीडियो लेकिन बड़ा हो जाता। अच्छा, थर्ड डिग्री हेड ब्लॉक के लिए 3 पॉइंट बताए मैंने, कोई कोरिलेशन नहीं होगा पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स में, एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया होगा, वाइड QRS मिल सकता है, पेस मेकर की जरूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे वो टेम्परेरी पेस मेकर हो या परमानेंट पेस मेकर हो। वो क्या होता है वो अपन अभी नहीं बात करेंगे, वो रेगुलर क्लास में अपन जब डिटेल में जाते हैं ना तब बात करेंगे। थर्ड डिग्री हेड ब्लॉक से रिलेटेड और स्पेशल पॉइंट क्या है, या ब्लॉक से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट क्या है बच्चों, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मेरे हिसाब से 70% बच्चों को तो ये पहले से मालूम होगा। अगर नहीं पता है ना, तो इसको तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो आप अभी दौड़ में ही नहीं हो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम की। भाई जीतना और फर्स्ट आना तो छोड़ दो, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, आप दौड़ में ही नहीं हो अगर आपको ये नहीं पता कि ब्रेडिकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। इतनी बार क्वेश्चन आए, इसलिए मेरे को बार बार लिखने का ऐसा लगा ना, 4 चांद लगा दो, स्टार लगा दो मल्टीपल।
ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन सल्फेट होती है। ये बात आपको ऐसे मालूम होनी चाहिए जैसे आपको खुद का नाम कभी नहीं भूलते। रात को 2 बजे भी आपके नाम से आवाज देगा, खड़े हो जाओगे। रात को 2 बजे भी कोई पूछ लेना, अरे वो ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, अरे एट्रोपिन सल्फेट। इस लेवल का रिफ्लेक्स बन जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, जो आपको, मैं जब पढ़ाता हूँ या जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको 20 बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कराई जाती हैं, रिपीट की जाती हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आना तय है। चाहे डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, वो अलग चीज़ है, फिर उसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं टेस्ट सीरीज में कि साहब कैसे क्वेश्चन करना है। तो क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया इज एट्रोपिन सल्फेट। कॉज क्या है वो दूसरी बात है, कितना ब्रेडिकार्डिया है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट आपको ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन सल्फेट तुरंत देनी है। अगर एट्रोपिन सल्फेट से असर नहीं आ रहा है तो फिर अलग ऑप्शंस है ना, फिर वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखो मैंने इसको भी लिख दिया, अगर ब्रेडिकार्डिया एट्रोपिन से सही नहीं हो रहा है तो डोपामिन या एपिनेफ्रिन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होता है, वैसे ही उसको एड्रीनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन को नॉर एड्रीनलिन भी बोलते हैं। ये एक ही बात है बच्चों, ध्यान रखना। ये बात भी आपको नहीं पता है ना, तो ये जान लो कि एपिनेफ्रिन को ही एड्रीनलिन नाम से जानते हैं। इंजेक्शन आता है, सीपीआर के दौरान बहुत इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर उसका इन्फ्यूजन चलाया जाता है। इन्फ्यूजन ध्यान रखना, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन डाइल्यूट करके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर सारी दवाइयाँ दे के देख ली हैं, अगर ब्रेडिकार्डिया तब भी बना हुआ है, तो केवल एक तरीका बचता है कि टेम्परेरी पेसमेकर डाल दिया जाए, या फिर अगर प्लान किया जाता है बाद में तो परमानेंट पेसमेकर की अगर मरीज को जरूरत है तो वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे तय होगा भाई, मान लो आपने टेम्परेरी पेसमेकर डाला, मान लो ये ब्रेडिकार्डिया था वो हाइपरकैलेमिया की वजह से था, सपोज एक कंडीशन ऐसी है कि हाइपरकैलेमिया हुआ और उसकी वजह से पेशेंट चला गया सीएचबी में, जा सकता है क्या, जा सकता है। हाइपरकैलेमिया से वीटी यानी कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो सकता है, वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है, और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मेडिकल मैनेजमेंट करो। अब एंटी हाइपरकैलेमिक तो आप तब चालू करोगे जब आपको मालूम हो कि साहब हाइपरकैलेमिया हो रहा है। इमरजेंसी में पेशेंट आया, हार्ट रेट उसकी 32 अगर आ रही है ना, तो आप जब तक ईसीजी करोगे या एबीजी करोगे, आपको पता है ना कि ईसीजी लगाते या आपने सैचुरेशन प्रोब लगाया या पल्स चेक करी, क्लिनिकली पाल्पेट करके देखी, तो आप समझ जाओगे कि एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया। तो आपको सबसे पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट करना है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से रेस्पॉन्ड नहीं करता पेशेंट तो आपको टेम्परेरी पेसमेकर डालना है। अब मान लो आपने हाइपरकैलेमिया को ट्रीट कर दिया, ट्रीटेड, और पेशेंट को अब बिना पेसमेकर के भी हार्ट रेट अगर नॉर्मल आ रही है, यानी कि पेसमेकर में क्या होता है, मैंने पेसमेकर पर अलग वीडियो मिल जाएगा आपको अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो, हर एक डिवाइस को बहुत डिटेल में और आसान तरीके से समझाया गया है जो आपके लिए काम की, कि भाई पेसमेकर की क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो उसमें बटन होते हैं, रेट फिक्स होती है कि सब 70 पर सेट कर दी, 100 पर सेट कर दी। मान लो मैंने 70 पर पेसमेकर की रेट सेट की हुई है, तो पेसमेकर क्या करेगा, 70 से कम रेट होते ही, हार्ट रेट कम होते ही वो पेसिंग वाली जो ईसीजी है वो आने लग जाएगी, यानी कि हार्ट रेट 70 पर फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर उस पेशेंट की हार्ट रेट 75 हो जाती है खुद से ही, मान लो आपने हाइपरकैलेमिया ठीक किया, अब उसकी हार्ट रेट मान लो 75 पर मिनट आ गई है, और आपने जो पेसमेकर था वो 70 पर मिनट पर सेट किया था, तो अब ये पेस करेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी सेटिंग इस तरह से होती है कि मिनिमम रेट है, जैसे 70 पे सेट किया ना, तो 70 से कम हार्ट रेट होती पेसमेकर पेसिंग करना शुरू कर देगा, लेकिन 70 से ज़्यादा अगर होती है तो पेसमेकर पेस नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसकी नॉर्मल हार्ट रेट है वो 75 आएगी। अब आपने 1-2 दिन देखा कि साहब हाइपरकैलेमिया भी नहीं हो रहा है पेशेंट को, मान लो किसी ड्रग की वजह से था, तो वो ड्रग आपने बंद करके बदल दी जिससे अब आगे हाइपरकैलेमिया ना हो, या अगर किडनी फेल हो गई थी तो डायलिसिस करने लग गए हैं, तो अब नॉर्मल रहने लग गया पोटेशियम, हार्ट रेट भी उसकी नॉर्मल है, तो टीपीआई को निकाल दो, टेम्पररी पेसमेकर को निकाल दो। सेंट्रल लाइन के थ्रू डालते हैं, वो अपन पेसमेकर वाली क्लास में इसको समझ पाएंगे, यहाँ नहीं बता पाऊंगा मैं। तो पेसमेकर की जरूरत पड़ी तब तक रख लिया या तो निकाल दिया। अब आपको लग रहा है कि नहीं हार्ट में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है,
हार्ट के अंदर कोई ऐसी स्ट्रक्चरल डैमेज है, मान लो एमआई हो गया था या कोई और डिजीज ऐसी है जो वेस्कुलर या न्यूरोवेस्कुलर कुछ इम्पेयरमेंट हो गया, गड़बड़ हो गई कोई, तो अपन क्या करेंगे, परमानेंट पेसमेकर डाल देंगे। वो क्या है, अपने नीचे सबक्यूटेनियस प्लेन में जाके वहाँ फिक्स कर देते हैं, डिवाइस आती है, वो अलग समझेंगे उसको। तो वो डाल दिया और टेम्परेरी वाले को हटा करके परमानेंट पे, अब मरीज को घर भेज देंगे, सब परमानेंट पेसमेकर है, कभी भी ब्रैडीकार्डिया होगा ये अपने आप पेसिंग करने लग जाएगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने आज? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को ईसीजी में कैसे पहचानेंगे मैंने बता दिया। सेकंड डिग्री के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 मोबिस टाइप फर्स्ट भी बोलते हैं, उसी को वेंकी-बैक फिनोमिना, उसको कैसे पहचानोगे ईसीजी में बता दिया। टाइप 2 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या मोबिड्स टाइप 2 को कैसे पहचानोगे बता दिया। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, ईसीजी में कैसे पहचानोगे, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताएं, जैसे एट्रोपिन के बारे में कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं का मतलब अगर एग्जाम में बैठने की सोच रहे हो तो जिंदगी में इसको भूलना नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट ये होता है, पेसमेकर ये होता है, इसके बारे में हमने बात करी है। ये मैंने उसको थोड़ा समराइज किया है, हार्ट ब्लॉक जो पढ़ा है ना, क्योंकि अपने को सबसे पहले क्या देखना होता है, पीआर इंटरवल ही देखना है, क्योंकि पीआर इंटरवल तो बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, इंक्रीज्ड है। तो ये देख लो कि सब कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का मतलब इंक्रीजिंग, मतलब बदलता हुआ, और कांस्टेंट का मतलब सेम रहने वाला। बढ़ा हुआ तो होगा ही लेकिन सेम रहेगा। कांस्टेंट है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्योंकि उसमें पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ और कांस्टेंट होता है लेकिन मिसिंग बीट नहीं होती है, या फिर सेकंड डिग्री टाइप 2 जिसमें बढ़ा हुआ और कांस्टेंट होता है, तो इसमें क्या पहचान हो जाएगी, मिसिंग बीट प्रेजेंट होगी किसके अंदर बच्चों, टाइप 2 वाले के अंदर, और इसमें नो मिसिंग बीट। ये लो साहब, यहाँ आपको पहचान भी बता दी। सेकंड डिग्री, अच्छा पीआर इंटरवल अगर आपने देखा बढ़ा हुआ है लेकिन वेरिएबल है, तो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, टाइप 1 सेकंड डिग्री, जिसको हमने मोबिड्स टाइप 1 या वेंकी-बैक फिनोमिना, ठीक है, वेंकी-बैक है। तो उसमें क्या होगा, बढ़ता जाएगा पीआर इंटरवल, बढ़ता जाएगा, फिर मिसिंग बीट आ जाएगी, पी वेव होगी लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, यानी कि इसमें पहचान के लिए मिसिंग बीट प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, लेकिन पीआर इंटरवल बदलता हुआ है, बढ़ता हुआ है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को तो आप देखते ही पहचान जाओगे, क्या, पी वेव इंडिपेंडेंट ऑफ क्यूआरएस, क्यूआरएस इंडिपेंडेंट ऑफ पी वेव, कभी भी पी वेव आएगी कभी भी क्यूआरएस आएगा, वाइड क्यूआरएस मिलता है, एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया मिलता है, पेस मेकर की जरूरत पड़ती है, वगैरह वगैरह जो हमने डिटेल में बात करी है। तो बच्चों ये वीडियो पता नहीं कितनी देर हो गई, मैं तो कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट का डालूं, क्योंकि यूट्यूब पर लंबे वीडियोस बच्चों को थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अब थोड़ा भी टॉपिक को ढंग से अगर आपको पढ़ना है ना तो इट टेक्स सम टाइम। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव की, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, और आप सपना अगर देख रहे हो कि सब नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तैयारी उस लेवल की होना बहुत जरूरी है जो आज की तारीख में पेपर में पूछी जा रही है, एग्जाम में पूछी जा रही है। और ये आपको कैसे पता लगेगा, मेरे कहने से नहीं कि साहब आपने बोल दिया, अच्छा आपने कह दिया और हम मान लेंगे, इतने बेवकूफ़ थोड़ी हम। तो बिल्कुल बेवकूफ़ मत बनो और पुराने पेपर्स को देखो कि पुराने पेपर्स में एग्जाम्स में जो हो चुके हैं, दिल्ली एम्स हो गया, कंबाइंड एम्स हुआ था 4 एम्स का, ऋषिकेश के पुराने पेपर देख लो, पीजीआई के देख लो, एसजीपीजीआई के देख लो, जीएमसीएच के देखो, डीएसएसएसबी के भी देख लो, रेलवे के, ईएसआईसी के, कोई भी एग्जाम के 5 साल के पेपर उठा करके देखो किस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं, फिर आप एक एनालिसिस करो कि साहब उस तरह की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अभी भी वन लाइनर पर अटके हुए हो, गोल्डन पॉइंट्स पर अभी भी अगर आप अटके हुए हो, तो माफ करना बच्चों, झूठ बोल सकते हो अपने आप से, खुश फहमी में रह सकते हो, हकीकत ये है कि वो आपका सिलेक्शन अब नहीं करा सकते। क्योंकि देखो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, आप खुद नर्सिंग में हो, मैं मेडिकल से हूँ, लेकिन मुझे मालूम है अब जो बच्चे फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर वाले बच्चों के फ़ोन आते हैं हमारे पास कि सर आपकी कोचिंग बहुत डिफरेंट है, हमने अपने किसी सीनियर से सुना, या जो सेलेक्ट हुआ कोई बंदा है उसने मुझे बताया था कि अगर आपको इस लेवल की तैयारी चाहिए तो आप यहाँ आ जाओ। बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस तक लेकर के जाते हैं। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले एनरोल हो रहे हैं कि सर टिल सिलेक्शन वाला हमें तो आप करवा दो,
और धीरे धीरे हम चीज़ें समझते जाएंगे, टाइम भी हमारे पास बहुत है अभी। तो आप जिन वन लाइनर और गोल्डन पॉइंट्स को बहुत अच्छा खुश हो रहे हैं ना, उनको वो उनके टिप्स पर हैं बच्चों, क्योंकि उनको गाइड में भी मिल रही है वो चीज़ें, हर कोचिंग के नोट्स में वो चीज़ मिल जाती है। जो आप अभी पढ़ रहे हैं जहाँ नर्सिंग के दौरान भी उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की वो चीज़ें सब मिल रही हैं, ओबीजी की भी मिल रही हैं, इवन साइकेट्री की भी मिल रही हैं। लेकिन एमएसएन और फंडामेंटल की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो प्रोसीजर से रिलेटेड नर्सिंग प्रायोरिटी वाली बातें हैं, वो ना तो उनको वहाँ पढ़ाई जाती हैं और ना ही उनको कहीं पर कोचिंग में मिल रही हैं। तो इसलिए वो थोड़े से परेशान है कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 बार कोचिंग कर चुके हैं, या फिर 3 नंबर रह गए, 5 नंबर रह गए, इमेज बेस्ड आ गए, नहीं तो मैं कर देता, प्रैक्टिकल पूछ लिया नहीं तो मैं जरूर सेलेक्ट हो जाता। ऐसे बच्चे हमारे पास आकर के बहुत सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब जो ऐसे बच्चे थे अब मैक्सिमम सेलेक्ट हो चुके हैं। कोई इक्का दुक्का थोड़ी सी किस्मत अभी ऐसी है कि सब और मेहनत मांग रही है, वो कर रहे हैं, और इस बार भी बहुत अच्छे बच्चे निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा एनालाइज करो कि सब क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ सही है, कैसे सेलेक्ट होंगे, किस रास्ते पर चल रहे हैं। वो रास्ता अगर सही नहीं है तो आप कितनी तेज दौड़ लो, देखो हार्ड वर्क सफलता की गारंटी नहीं है, स्मार्ट वर्क इज द गारंटी ऑफ सक्सेस। स्मार्ट तरीके से देखो, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, ऐसा एग्जाम्पल के लिए देते हैं, हालांकि इसमें गधे को ऑफेंस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गधा हमेशा गधा रहता है, बिकॉज वो नहीं पता कि चीज़ों को स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है। तो आप स्मार्ट वर्कर अगर बनते हो, स्मार्ट वर्क अगर आप करते हो, तो सफलता थोड़ी कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और हार्ड वर्क अगर आप उस ट्रैक पर नहीं हो तो आप कितना भी कर लो, क्योंकि उस थ्रेशोल्ड को आप कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉक की ईसीजी मैंने डाली है, नेक्स्ट ईसीजी, नेक्स्ट जो क्लास मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, वो मैं फेलियर, अरेस्ट और ब्लॉक में कैसे डिफरेंशिएट करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके फंडे, प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास आपको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, एनालाइज करते रहें, और कभी भी टारगेट से नज़र नहीं उठानी है। चलिए, थैंक यू बच्चों।